हेलो 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 हेलो। ठीक लग रहा है? उसको पॉजिटिव में रख, नेगेटिव में तो मत रख। कंफर्म। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? फेस टू फेस स्टूडेंट्स प्लीज बी सीटेड फास्ट, वी नीड टू गेट स्टार्टेड जल्दी। हेलो 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 हेलो। अतुल, उसको पब्लिक नहीं किया हुआ क्या? जरा चेक करना यूट्यूब के सेटिंग्स में। मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? ठीक है, मिला मिल गया मिल गया। हेलो 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 हेलो। ओके, कैन वी गेट स्टार्टेड? चलिए। ये इतना पब्लिक आए हुए अभी तक? आ रहे हैं मतलब किधर जा रहे हैं? चलो, विल गेट स्टार्टेड इन द मीन टाइम। तुम्हारा बीकॉम का एग्जाम में चल रहा है? क्या करोगे बीकॉम का एग्जाम में? देना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। पीछे प्लीज बी सीटेड फास्ट। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई सेड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने लास्ट डिस्कशन किया था दैट स्ट्रैटेजी व्हाट यू कम अप फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन should be partly proactive and partly reactive. I think proactive action कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें डिस्कस करना है अबाउट द रिएक्टिव एस्पेक्ट। नोटबुक में जाइए, अंडर पॉइंट नंबर 2 राइट डाउन रिएक्टिव एक्शंस, डैश करके लिखिए पॉइंट नंबर ए। कल हमने स्ट्रेटजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव का नोट नंबर 1 लिखना शुरू किया था। नोट नंबर 1 में प्रोएक्टिव एक्शंस पे पॉइंट नंबर ए बी सी तीनों डिस्कस हो चुका था। अब आप लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज योर रिएक्टिव एक्शन, डैश करके लिखिए पॉइंट नंबर ए। रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, reactions to unanticipated developments and fresh market conditions. Reactions to unanticipated developments and fresh market conditions. Unanticipated developments and fresh market conditions in the dynamic business environment. In the dynamic business environment. Reactions to unanticipated developments and fresh market conditions in the dynamic business environment. इस पॉइंट का मतलब क्या है समझिए।
ये बोलता है बिजनेस जिस एनवायरमेंट में फंक्शन करता है, सो देयर इज अ वेरी कॉमन टर्म दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरमेंट. बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब होता है एवरीथिंग अराउंड द बिजनेस. इट इंक्लूड्स योर एम्प्लॉइज, इट इंक्लूड्स योर कस्टमर्स, इट इंक्लूड्स योर सप्लायर्स, इट इंक्लूड्स योर कॉम्पिटिटर्स. ये सब चीजें मिलकर बिजनेस का एनवायरमेंट बनाते हैं. एंड हम बोलते हैं कि जनरली बिजनेस का जो एनवायरमेंट होता है ना, वो डायनेमिक होता है. डायनेमिक होता है मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज नेवर कांस्टेंट. मतलब एनवायरनमेंट में कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं, जिस वजह से बिजनेस को कुछ न कुछ नई कंडीशंस एक्सपीरियंस करने को मिलती है. या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या वो नेगेटिव हो सकती है. मतलब इट कैन बी ईदर एन अपॉर्चुनिटी और इट कैन बी अ थ्रेट. तो सर एज अ बिजनेस हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो नई मार्केट कंडीशंस आ रही है बिकॉज ऑफ अ चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, इसे समझना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा. तो सर रिएक्टिव एक्शन का मतलब है अगर कोई अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट आता है, कोई नई मार्केट कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? समझ करके अडेप्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा. दैट साइड इज कॉल्ड एज बीइंग रिएक्टिव. दैट साइड इज कॉल्ड एज बीइंग रिएक्टिव. ये है आपका पॉइंट नंबर ए ऑफ द रिएक्टिव साइड. बट सर ये रिएक्ट करना ही क्यों पड़ता है? क्योंकि सिंपल है, आपने जैसा सोचा था वैसा सिचुएशन नहीं हो रहा होगा. सोचो, व्हेन यू मेड अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट में ऐसा कुछ होगा तो शायद हमारा स्ट्रेटेजी इस तरीके से फंक्शन करेगा. बट समटाइम्स थिंग्स मे नॉट वर्क आउट द वे यू हैड प्लान्ड. दैट इज व्हाई यू मे हैव टू रिएक्ट. तो इसी का एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको पॉइंट नंबर बी में. राइट डाउन पॉइंट नंबर बी. राइट डाउन पॉइंट नंबर बी. समटाइम्स रिएक्टिव एक्शन के अंदर पॉइंट नंबर बी, समटाइम्स थिंग्स मे नॉट हैपन, थिंग्स मे नॉट हैपन एज anticipated or planned by the business. Things may not happen as anticipated and planned by the business. May not happen as anticipated or planned by the business, comma, that is market and competitive conditions. That is market and competitive conditions. That is market and competitive conditions may take, market or competitive conditions may take an unexpected turn. Market or competitive conditions may take an unexpected turn, resulting into turn, T-U-R-N, unexpected turn, resulting into entity's strategy, resulting into entity's strategy hitting a stone wall, resulting into entity's strategy hitting a stone wall. That is, they may face hurdles. Hitting a stone wall, that is, they may face hurdles. मतलब हो सकता है जैसा आपने प्लान किया था, एंटीसिपेट किया था, चीजें वैसे वर्क नहीं करेगी. थिंग्स में टर्न आउट टू बी इन अ डिफरेंट मैनर ऑल टुगेदर. मतलब आपका जो प्लान स्ट्रेटेजी था उसको कुछ चैलेंजेस आएंगे, हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे. इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? उसको अडेप्ट करते हुए रिएक्ट करना पड़ेगा. या तो क्या करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा, या मे बी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली ही ऑब्सोलीट बोल करके हटा करके नया स्ट्रेटेजी ही बनाना पड़ेगा. Either you may have to update your existing strategy or you may have to come up with a new strategy altogether. This will be expected from you because things have not worked out the way you had planned. यही सिचुएशन को आप फाइनली एड्रेस कैसे करोगे? वो पॉइंट नंबर सी में लिखेंगे. पॉइंट नंबर सी लिखिए. ऑर्गेनाइजेशन will have to develop, organization will have to develop a seasoned response, will have to develop a seasoned response to all unforeseen, seasoned response to all unforeseen developments in the business environment.
seasoned response to all unforeseen developments in the business environment. Have you got of the word a seasoned strategy? बेसिकली आपने एक समय को समझने के बाद में बहुत सोच समझ करके सही अप्रोच चूज किया है, तो जो अनफोर्सिन चेंजेस आए हैं उसके लिए आपको एक अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स डिजाइन करना पड़ेगा. आप उसको रीजनड रेस्पॉन्स बोलो या एक सीजनड, मतलब एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जनरली आपने कैसे रिएक्ट करना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल इस सीजन में हमें पता है इस सिचुएशन के हिसाब से यही स्ट्रेटजी सही होगा, बिकॉज वी अंडरस्टैंड देयर आर अनफोर्सिन चेंजेस. हमें उस स्ट्रेटजी को क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएटली बदलना पड़ेगा. मतलब वी हैव टू रेस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस. वी कैन नॉट बी सिटिंग आइडल बिकॉज देयर आर चेंजेस इन द एनवायरमेंट. हमें उसको अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट करके अपने स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल कल जो हमने आईसीआई वाला क्वेश्चन देखा था, बिकॉज ऑफ कोविड-19 अगर आपके कॉम्पिटिटर नया स्ट्रेटजी चूज कर रहे हैं और अगर वो वर्क भी कर रहा है तो शायद आपको भी वो स्ट्रेटजी को क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएटली चेंज करना पड़ेगा, अपने बिजनेस करने के तरीके को बदलना पड़ेगा. दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज रिएक्शन और रिएक्टिव एक्शन. मतलब इन सिंपल टर्म्स योर स्ट्रेटजी हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच एज वेल एज रिएक्टिव अप्रोच. स्पेंड 2 मिनट्स एक बार ये पढ़िए जरा, मैं जरा एक बार ऑडियो फिगर आउट करता हूं, देन विल कंटिन्यू. स्पेंड 2-3 मिनट्स, रीड एबीसी वंस अगेन. Online students, kindly wait for 1 minute. Huh? Hello, 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 hello. ध्यान से वायर को निकाल दे. हेलो 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 हेलो. ऑडियो अगर मेरे को ठीक नहीं हो दिमाग खराब हो जाता है. आई कैन नॉट प्रोसेस इट. हेलो 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 हेलो. क्या हो गया? जस्ट 1 सेकेंड. हेलो हेलो हेलो. अभी थोड़ा मास्टर पड़ा होपफुली. तुम रुक जाओ रे. हेलो हेलो हेलो. थोड़ा हेलो हेलो हेलो. रुक जा रुक जा. हेलो 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 हेलो. अरे तुम्हारा आवाज से और प्रॉब्लम आएगा, समझ में नहीं आएगा मेरे को. रुक जाओ रुक जाओ. हेलो 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 हेलो. हाँ हाँ अभी ठीक है, मैनेज कर लेंगे. चलिए लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन. आज तुमको ब्रेकफास्ट का टाइम मिल गया इसलिए ज्यादा होशियारी कर रहे हो ना तुम. So yesterday we started our discussion कि जो आपका स्ट्रेटजी होता है इट शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. सिंपल सा चीज था सर. प्रोएक्टिव एस्पेक्ट इज जब आपको लगता है एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, वी कैन प्लान दैट लेट्स से आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर मे बी जो एनवायरमेंट के एक्सपेक्टेशंस में बदलाव आएगा हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रह सकते हैं. और आप उसके लिए अपना स्ट्रेटेजिक प्लान पहले से डेवलप करते हैं ताकि जब फ्यूचर में वो अपॉर्चुनिटीज सामने आए एनवायरमेंट में आप उन्हें एक्सप्लॉइट कर पाए. दैट एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव अप्रोच. रिमेंबर प्रोएक्टिवनेस के लिए 2 चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए. हिस्टोरिकली क्या आपके फेवर में वर्क किया है वो लेके आपको आना पड़ेगा, प्लस एट द सेम टाइम कुछ नए इनिशिएटिव्स को ऐड करना पड़ेगा जिससे आप अपना ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर पाएंगे एंड मार्केट में जो आपकी पोजीशन रहेगी वो भी क्या कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे. टू अचीव दिस वी कम अप विद द प्रोएक्टिव अप्रोच. बट सर हो सकता है जब हम प्रोएक्टिव है एज अ बिजनेस थिंग्स मे नॉट वर्क इन आवर फेवर ऑल द टाइम. हो सकता है लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से यू रन अ किराना शॉप. एक जमाने में लोग व्हाइट ब्रेड कंज्यूम करते थे, बराबर है कि नहीं है? अब कुछ टाइम बाद लोग बोलते हैं नहीं हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए, व्हाइट ब्रेड कंज्यूम नहीं करेंगे, ब्राउन ब्रेड चाहिए हमको. फिर थोड़े टाइम बाद वो लोगों ने हमको मल्टीग्रेन ब्रेड चाहिए, बराबर है कि नहीं है? थोड़े टाइम बाद बोलेंगे ब्रेड ही नहीं चाहिए.
मतलब कुछ तो और कंज्यूम कर रहा होगा ना यार। तो किराना शॉप पर्सन विल हैव टू चेंज एज पर योर एक्सपेक्टेशन। वो आपको कितना भी रेकमेंड करे, तुम उसके बाद सुनने वाले नहीं हो, तुम तो रील देख करके डिसाइड करने वाले हो क्या खाना चाहिए। मतलब इन सिंपल टर्म्स, पीपल आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी फैक्टर्स. People are being influenced by so many factors, because of which a business has to change the way they do their business. This aspect is called as reactive aspect. आप कितना भी पहले प्लान कर लीजिए, हर बार चीजें वैसे वर्कआउट नहीं होगी जैसा आपने सोचा था। तो उस केस में आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स प्लान करना पड़ेगा कि ये अनफोर्सीन चेंजेस आए हैं, हमें कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन देना पड़ेगा। दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव साइड ऑफ द स्ट्रेटेजी। मतलब हम चाहते हैं हमारा स्ट्रेटजी दोनों का क्या बने, मिक्सचर बने। बट आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एज अ बिजनेस इफ यू वांट टू मेक सीरियस मनी, यू वांट टू कैप्चर सीरियस मार्केट शेयर, जनरली आपका जो अप्रोच आपको ग्रोथ में हेल्प करता है ना, वो अप्रोच होता है प्रोएक्टिव अप्रोच। क्या होता है, प्रोएक्टिव, बिकॉज ये नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ के एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करेगा। रिएक्टिव इज मोर लाइक डिफेंसिव। रिएक्टिव इज मोर लाइक चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, अब आपको थोड़ा रिएक्ट करना पड़ रहा है, तो रिएक्टिव में आप अपना लॉस प्रोटेक्ट कर लोगे, डाउन साइड प्रोटेक्ट कर लोगे। पर जो नया मार्केट शेयर गेन करने का मैकेनिज्म है वो हमेशा कौन से अप्रोच से आएगा, प्रोएक्टिव अप्रोच से आएगा, ना कि फ्रॉम रिएक्टिव अप्रोच। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? नोटबुक में जाइए, लिखिए कंक्लूजन, राइट डाउन अ कंक्लूजन। प्रोएक्टिव रिएक्टिव दोनों वाला पार्ट खत्म हो गया, अब दोनों का एक कंक्लूजन आएगा। राइट डाउन कंक्लूजन, डैश करके लिखो। ऑर्गेनाइजेशन शुड क्राफ्ट देयर स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनाइजेशन शुड क्राफ्ट मतलब डिजाइन देयर स्ट्रेटेजी, क्राफ्ट मतलब डिजाइन, देयर स्ट्रेटेजी बाय स्टिचिंग टुगेदर। सुना क्या वर्ड स्टिचिंग, चीजों को साथ में ला करके जोड़ना। बाय स्टिचिंग टुगेदर a proactive, by stitching together a proactive or intended strategy, by stitching together a proactive or intended strategy based on their proactive or intended strategy based on their past successful experiences, based on their past successful experiences, and then based on their past successful experiences and then adapting pieces of successful reactions, adapting pieces of successful reactions when adapting pieces of successful reactions when the circumstances in which adapting pieces of successful reactions when the circumstances in which business works, when the circumstances in which business works keeps on changing, when the circumstances in which business works keeps on changing as a reactive or adaptive strategy, as a reactive or adaptive strategy. कुछ नहीं, एक सेंटेंस में बोल रहा है आपके स्ट्रेटेजी में दोनों एलिमेंट होने चाहिए, प्रोएक्टिव एलिमेंट भी होना चाहिए एंड रिएक्टिव। सोचो, प्रोएक्टिव में हमने कल आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि आप जनरली प्रोएक्टिव मतलब डेलिबरेटली इंटेंशनली जो स्ट्रेटेजी चूज करते हो ना, ये आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से आता है। आपको मालूम है ना प्रीवियस में सक्सेसफुली क्या चल रहा था मेरे बिजनेस के अंदर, अरे यस और नो, उस एस्पेक्ट को आप साथ में लेके आएंगे और नए स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाएंगे। तो देखो क्या बोलता है, जब आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ उसमें दो हिस्से होने चाहिए, एक होना चाहिए
प्रोएक्टिव एस्पेक्ट, एक होना चाहिए रिएक्टिव एस्पेक्ट। तो प्रोएक्टिव एस्पेक्ट कहां से आएगा? आपने कुछ चीजों को स्टिच किया होगा, साथ में लाया होगा, एज अ प्रोएक्टिव और इंटेंडेड डेलिबरेट स्ट्रेटेजी है। ये कहां से आई होगी सर? आपके प्रीवियस सक्सेसफुल एक्सपीरियंस से, मतलब जो आपका आज तक सक्सेसफुल चलता हुआ काम है, उसी एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आपने बोला होगा फ्यूचर में भी ऐसे ही करना चाहिए, आज तक ये चीज हमारे फेवर में काम करते आई है। प्लस अब आपको समझ में आया होगा, कभी कभी एनवायरमेंट जिसमें हम एज अ बिजनेस काम करते हैं, सर्कमस्टेंसेस क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट भी करना पड़ेगा। ये सेकंड साइड है। आपको लगता है बिजनेस का एनवायरमेंट सिग्निफिकेंटली बदल चुका है, आपको मे भी काम करने का तरीका बदलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके जो सक्सेसफुल रिएक्शंस है, मतलब हाँ दुनिया में इस तरीके से इस सिचुएशन में रिएक्ट किया तो आपको फायदा मिलेगा, उस एस्पेक्ट को भी ला करके ऐड करना पड़ेगा। मतलब योर स्ट्रेटेजी शुड बी अ ब्लेंड और अ मिक्सचर ऑफ प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव एस्पेक्ट। आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, उसके पहले आप 2 मिनट स्पेंड करके कंक्लूजन को पढ़िएगा कि कैसे 2 अलग अलग चीजों को साथ में लाया जा रहा है। कंक्लूजन में कुछ नया नहीं लिखा है, सेम बात जो प्रोएक्टिव रिएक्टिव में लिखा है उसको मर्ज करके एक सेंटेंस में लिखा है, वही आपका कंक्लूजन है। पढ़िए, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको टू अंडरस्टैंड हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। हेलो हेलो, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हैव यू हर्ड ऑफ अ ब्रांड कॉल्ड एज बर्किनस्टॉक? रिसेंट कुछ टाइम में बहुत फेमस हुआ है, सुना आपने इसके बारे में? रिसेंट कुछ टाइम में बहुत फेमस हो गया है, कुछ नहीं चप्पल बेचता है बट थोड़े महंगे बेचता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज अ वेरी ओल्ड बिजनेस। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ दिस बिजनेस? नाम सुना है आप लोगों ने ब्रांड का? चलो गुड। हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दिस एग्जिस्टेड 5 years बैक? वन, दैट्स इट। मतलब दिस इज अ मोर देन 200 year old brand, more than 200 year old brand. But suddenly you will see so many people wearing Birkenstock in last 2-3 years. They have sold a good number of quantity in India in last 2-3 years only. Do you get my point? जबकि ये इंडिया में आज के 8 साल पहले भी बिकता था, उसका खुद का स्टोर नहीं हुआ करता था, मेट्रो वेट्रो ये जो अपने कलेक्शंस होते थे ना उसके अंदर बिकता था, और गिने चुने 2-4 चप्पल हुआ करते थे, क्योंकि दुनिया में रिकग्निशन जो था आपके कंट्री में था ही नहीं, आपके कंट्री में लोगों को पता ही नहीं था ये ब्रांड भी है। बेसिकली ये चप्पल ऐसे बनाता है, उसको लगता है द सोल, ये फेमस अपने सोल के लिए, नीचे जो सोल दिख रहा है ना आपको, दिस टेक्स द शेप ऑफ योर फीट। मतलब पहले 10 दिन पहनोगे तो आपको दर्द होगा पैर के अंदर, बट आपके 10 दिन के बाद में द फीट एंड द सोल विल बिकम अलाइंड कंप्लीटली। उसके बाद में आप इसको, इवन इफ यू वेयरिंग दिस, दिस इज कॉल्ड एज डॉक्टर चप्पल, दैट डॉक्टर एंड पीपल हु आर स्टैंडिंग द एंटायर डे, अगर वो लोग ये चप्पल पहनेंगे तो उन्हें रियलाइज नहीं होगा दैट दे आर स्टैंडिंग द एंटायर डे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो उस मैकेनिज्म के साथ प्रोडक्ट बनाया था। पॉइंट समझना, व्हाई इट इज कनेक्टेड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 200 साल पुराना धंधा है, बहुत बढ़िया से प्रोडक्ट बना करके पूरे यूरोप में बेच रहे थे, ना तो यूएस में कोई पब्लिक खरीदता था। यूरोप के बाहर मान लो यूएस, इंडिया, चाइना, जो इमर्जिंग मार्केट्स है जहां पे लोग नया पैसा खर्च कर रहे हैं, वो कोई जानता ही नहीं था इसके बारे में। देन सडनली कंपनी रियलाइज कि यार समथिंग इज मिसिंग, मतलब मे भी कुछ तो एक तड़का मिसिंग है, जिस वजह से हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। दुनिया भर के लोग, डॉक्टर्स दुनिया भर के रेकमेंड करते थे दूसरे डॉक्टर को तू ये पहन, और डॉक्टर पब्लिक को कभी रेकमेंड नहीं करते तू ये पहन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब सिर्फ कम्युनिटी में गिने चुने लोगों को ही इसके बारे में पता था, नॉट द वर्ल्ड वाज अवेयर। बट यू कैन नॉट मेक मनी इफ यू डोंट इन्वॉल्व मासेस, इफ इट इज अ मास कंजम्पशन प्रोडक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पैसा कमाने के लिए आपको मासेस के लिए प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा ना अल्टीमेटली। क्या किया इन्होंने, पता है क्या? एनी गेसेस? दे सोल्ड देयर बिजनेस टू द बेस्ट पॉसिबल बिजनेस। दुनिया में एक बहुत फेमस बिजनेस है, इसका काम ही सिर्फ एक है, जस्ट टू बाई न्यू बिजनेसेस। बट द न्यू बिजनेसेस शुड बी सच जिनका खुद का ब्रांड वैल्यू है, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़िया है। हैव यू हर्ड ऑफ LVMH? लुई विटन नाम सुना है क्या आपने? दे एक्वायर्ड ए मेजॉरिटी स्टेक इन 2021
सुनना, 2021 में इस बिजनेस में मेजॉरिटी स्टेक परचेज किया एट अ वैल्यूएशन ऑफ $4 बिलियन, एट अ वैल्यूएशन ऑफ 4 बिलियन चेंज। आज 2024 है, द कंपनी स्टैंड्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ $10 बिलियन, more than 2.5 times within a span of 3 years. You're understanding this? Company has significant, tremendous presence in India and China in last 3 years. क्योंकि LVMH, you know Louis Vuitton, right? LVMH is a conglomerate. वो क्या करता है, दुनिया भर के जो बेस्ट पॉसिबल डिजाइनर्स है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, जिनका प्रोडक्ट क्वालिटी जबरदस्त है, जब प्रोडक्ट का रिकग्निशन बढ़िया है बट दुनिया को नहीं पता है. So basically, people are good at making the product, but they're not good at selling the product. LVMH says, I will buy your business, not completely, but majority part. And then I will sell your business. You're understanding this. I'm very good at one thing, that is selling the business. And LVMH always picks that business जो अपने आप को बेच नहीं पा रहा है, जो खुद को नहीं बेच पा रहा है, जिसका वैल्यू खत्म हो चुका है, उसको बाय करेगा. उसके बाद में इसको बोलते टर्न अराउंड करना. क्या करना? टर्न अराउंड. मतलब जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है ना, उसको कंप्लीटली रिवर्स कर देना पूरा का पूरा. दे आर फेमस फॉर दिस. रादर सिंपल चीज है, दे हैव प्रेजेंस अक्रॉस द वर्ल्ड. लुई विटॉन को दुनिया का हर एक कंट्री का हर इंसान जानता है. बराबर है कि नहीं है? दे हैव बिल्ट दैट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन. दे हैव कनेक्शन विद एवरी बिजनेस ग्रुप इन द वर्ल्ड. अगर वो इंडिया में आके बोले XYZ को, तेरे को बर्किन स्टॉक बेचने का है, कोई मना नहीं करेगा उनको. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट बर्किन स्टॉक जब खुद इंडिया में आया, जर्मन ब्रांड फॉर एग्जाम्पल, तब कोई बेचने को तैयार नहीं था उसको. The difference is who is asking you to sell. Are you understanding this? सामने वाले को प्रोडक्ट का वैल्यू समझेगा तब जब सामने वाला LVMH होगा और बोलेगा तेरे को प्रोडक्ट बेचने का है, मतलब प्रोडक्ट बेचने का है, तेरे पास ऑप्शन. एंड इंडिया में 200 करोड़ का रेवेन्यू मारा इसने, 200 करोड़ रुपीस. Sits at a valuation of $10 billion, and it changed everything in 3 years. Just imagine a brand made the same product for 200 years. अब तक नहीं बिका और सडनली 3 साल में सब बदल गया. Why? Because आपको यह सोचना पड़ेगा कि क्या एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मिस कर रहे हैं. इट्स नॉट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट तो बढ़िया बना ही रहे हैं, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना एंड वो परसेप्शन लोगों तक पहुंचाना. यू विल बी शॉक्ड. वो इसको क्लीन करने का किट 2000 में बेचता है. इस चप्पल को साफ करने का जो किट होता है ना, वो 2000 में बिकता है. एंड मोर देन आउट ऑफ 100 कस्टमर्स, 10 कस्टमर्स वो किट भी खरीद के जाते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन है मेरा. क्यों? क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम है. इसके अंदर तो फिर भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो किट में तो कोई कॉस्ट ही नहीं है. उस पर मेरा मार्जिन 90% के ऊपर है. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट कैन आई से वंस आई सेल अ प्रोडक्ट, उससे कनेक्टेड कुछ भी बेच दूंगा मैं. टेस्ला भी तो वही कर रहा है ना. एक बार एक प्रोडक्ट बेचा, टेस्ला के नाम का टी-शर्ट बेचेंगे, वो भी लोग खरीद लेते हैं. हाँ, यू सेल एनीथिंग. टेस्ला वन सोल्ड योर टकीला, विच इज अल्कोहल. उन्होंने एक टकीला बॉटल पैक करवाया, एक फैंसी बॉटल बनाया और बेचना शुरू कर दिया. इट वेंट आउट ऑफ स्टॉक ओवरनाइट. रादर ईबे के ऊपर प्रीमियम भी बिकता था, क्योंकि टेस्ला का बॉटल कब आएगा अगली बार. नॉट किडिंग. वंस यू क्रिएट अ ब्रांड रिकॉग्निशन, यू कैन सेल वॉट एवर यू वांट टू सेल. कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको. बट इट्स जस्ट दैट आपको स्ट्रेटेजाइजिंग ऐसा करना पड़ेगा दैट यू आर एबल टू चैनलाइज दैट पावर विद द पब्लिक कि आप उसको प्रोडक्ट बेच रहे हो, पब्लिक आपके प्रोडक्ट को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा. रादर आपको यही चीज समझाता हूं, जब हम बोलते हैं ना बिजनेस के बारे में, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी, इट्स नॉट लाइक हर दिन जो आप काम कर रहे हो वो स्ट्रेटेजाइजिंग होता है. आपको एक्चुअली में सब छोड़ छाड़ के बैठना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है what we have been missing out. मतलब एक्चुअली में मैनेजमेंट को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है शायद हमें जो अचीव करना है, और जहां हमें अगर उसमें गैप है, मतलब हम कुछ तो मिस कर रहे हैं. वो जो मिस कर रहे हैं वो एस्पेक्ट को ढूंढना पड़ेगा. दैट एस्पेक्ट विल बिकम अ प्रोएक्टिव अप्रोच. जस्ट इमेजिन LVMH इतना कॉन्फिडेंट है कि वो दुनिया के किसी भी बिजनेस को उठा करके बेच सकता है. जो खुद बिजनेस ओनर है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, पर इसको कॉन्फिडेंस है बेचने का. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. मतलब जो बर्किन स्टॉक के, उनका खुद का नाम ही, ओनर का नाम ही बर्किन स्टॉक ही है. द फैमिली नेम, डू यू गेट माय वर्ड. जिन्होंने 5-6 जनरेशन में प्रोडक्ट बेचा था, उनको लगा होगा हम खुश हैं. क्यों? हमने इतना बढ़िया वैल्यू पे बर्किन स्टॉक जो नाम है, ये $4 बिलियन के वैल्यूएशन में LVMH को चिपका दिया. दे बिकेम हैप्पी. LVMH इज टू रिच नाउ. 2.5 times in this stock only. Are you understanding this? Within a span of less than 3.5 years. And rather ये तो स्टार्ट है. दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. रादर आप सोचिए ना, अब वो इसके नाम पे देखो. फॉर एग्जांपल, पहले इसके पास गिने चुने 4 प्रोडक्ट होते थे, अब उसने प्रोडक्ट का वैरायटी 4 से 40 कर दिया है, और प्रोडक्ट का वैरायटी 40 से 400 करेगा. वो क्या करेगा? प्रोडक्ट के प्राइस का रेंज बनाएगा. यू विल क्रिएट अ रेंज फ्रॉम 3000 रुपीज टू 10,000 रुपीज.
हर सेगमेंट का मार्केट होता है ना, धीरे धीरे मार्केट क्या करने का ट्राई करेगा, कैप्चर करने का ट्राई करेगा। ऐसा ही ऑलमोस्ट एक कॉपी पेस्ट मॉडल है इंडिया के अंदर, जिसने शुरुआत बढ़िया नाम से किया था। हैव यू हर्ड ऑफ निमांस? NWMHANS, निमांस करके एक इंडियन ब्रांड है। उसने भी बहुत बढ़िया सोच करके बिजनेस शुरू किया था। मतलब हम जो प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं ना, उसके वेस्ट से आपके लिए जूता बनाएंगे। नहीं सुना कभी? क्या कर रहे हो तुम लोग दुनिया? हंस निमन, सर्च करते हैं, स्पेलिंग पता नहीं अभी। निमान, ओके ठीक है। बेसिकली वो बोलने का ट्राई कर रहा था, अब तो वो सब बेचने का ट्राई करता है। ओरिजिनली क्या लॉजिक था उसका, ये हम जो प्लास्टिक बॉटल्स है उसको रिसाइकल करके उससे जूता बना रहे हैं। दैट मीन्स वी आर अपसाइक्लिंग समथिंग। कुछ जो वेस्टेज है दुनिया को जो इंपैक्ट कर रहा है, उसको हम यूज करके क्या बना रहे हैं, आपके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब आप दुनिया को डैमेज नहीं कर रहे हो व्हेन यू बाइंग माय प्रोडक्ट। सेलिंग पॉइंट था ये। सारा जूता आज उसका वैसे नहीं बनता है, बट कहना इसे जस्ट टू एंटर द मार्केट यू हैव टू डू समथिंग न्यू। जस्ट टू एंटर द मार्केट यू हैव टू डू समथिंग न्यू। इसीलिए इसको प्रोएक्टिव अप्रोच बोलते हैं कि आप सोचो लोग आने वाले टाइम में किस वजह से आपको प्रोडक्ट शायद खरीद लेंगे, वो एस्पेक्ट अपने स्ट्रेटेजी में लेके आना पड़ेगा। बाद में नीमन को भी समझ में आया क्या सिर्फ इसके बेस पे क्वांटिटी नहीं बिकने वाली है, प्राइस के बेस पे क्वांटिटी बिकने वाली है। तो उसने क्या किया, दुनिया भर के जो बेस्ट ब्रांड्स हैं, जैसे बर्किनस्टॉक है ना, उसका भी सेम चप्पल कॉपी किया इसने। सेम, मतलब डिजाइन में भी सेम दिखेगा, कोई डिफरेंस ही नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं दूर से डिफरेंस है, समझ रहे हो? सेम प्रोडक्ट वो बेचता है 9,000 में, ये बेचता है 1,200 रुपए में। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? नथिंग रॉन्ग। जैसे बोट एक अच्छा बिजनेस ब्रांड है, बराबर है कि नहीं? बट बोट अल्टीमेटली थोड़ा बहुत तो कॉपी पेस्ट ही करता है। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? देयर नथिंग रॉन्ग इन कॉपी पेस्टिंग। मैं तो बोलता हूं बढ़िया चीज है, स्मार्ट कॉपी पेस्ट करना ज्यादा स्मार्ट अच्छा तरीका है। बट कहना इसे स्मार्ट तरीके से उसको अप्लाई करके सही मार्केट को प्रोडक्ट बेचना क्या होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरली बिजनेसेस के ये अलग अलग वर्जन आपको देखने को मिलेंगे कंट्री बाय कंट्री। इतना बड़ा कंट्री है, बर्किनस्टॉक किस किस को बेचेगा? इस कंट्री के साइज को डील करने के लिए कम से कम 50 बर्किनस्टॉक लगेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसी के अंदर क्यों ना एक दूसरे कंपनी का भी थोड़ा सा हिस्सा होना चाहिए। इस तरीके से जनरली हम लोग हमारे बिजनेस के स्ट्रेटजीज को बनाते हैं, और जैसे जैसे एनवायरमेंट बदलता थोड़ा बहुत क्या कर देते हैं, उसको चेंज भी कर देते हैं। इस प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एस्पेक्ट लेती हो। वेरी गुड, नोटबुक में जाइए, लेट्स गो नेक्स्ट। खत्म हो गया स्ट्रेटेजी का इंट्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। Meaning of strategic management. Meaning of strategic management. This is a new heading altogether. Meaning of strategic management. सुनिए सर, हमने सबसे पहले स्ट्रैटेजी वर्ड समझा, मैनेजमेंट वर्ड समझा। अब वो एक्चुअली में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ओवरव्यू देगा। अब ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको फर्स्ट डे 5 स्टेप पढ़ाए थे ना बच्चों, वही स्टेप मिलकर के एक प्रोसेस कहलाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट दैट प्रोसेस इज अगेन। फिर आप एक बार डेफिनेशन पढ़िए, 2-3 डेफिनेशन लिख के दिए, सबका मतलब इंटरप्रिटेशन सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे आईसीआई को 2 क्वेश्चन पूछना पसंद है। वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ साथ में पूछेगा या तो उसके एडवांटेजेस या पूछेगा उसके लिमिटेशंस। जस्ट लाइक योर 11th 12th एग्जाम्स, जब भी आपको ऐसा एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछते थे ना, वैसा। और ऑब्वियसली पहले डिफाइन करना पड़ेगा, 4 एडवांटेज लिखने पड़ेंगे या 4 डिसएडवांटेज, 5 मार्क का क्वेश्चन। ऐसा आईसीआई को पसंद है। केस स्टडी के फॉर्म में पूछेगा तब भी आंसर यही रहेगा, आंसर बदलने वाला नहीं है। प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाज अ गुड एरिया जहां पे बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको यमी फूड जस्ट बी फूड्स का एग्जांपल भी दिखाया था। अरे उसका आंसर देखेंगे क्या? लास्ट में देख लेंगे आंसर, डोंट वरी। आपको होमवर्क में भी दे देंगे वापस से कैसे आंसर लिखने का है। विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सुनना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस, जिसके अंदर हम शुरुआत नॉर्मली करते हैं वेयर आर वी। कहां से शुरुआत करते हैं? अब इसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल स्कैनिंग। क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। स्कैन करना मतलब एग्जामिन करना, स्कैन करना मतलब, अब आपको बोला बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करो, तो सर बिजनेस एनवायरमेंट में 2 चीजें आती है। इट कैन बी इंटरनल एनवायरमेंट, इट कैन बी एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बेसिकली आपको बोलू क्या, याद है वर्ड स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट में ये दोनों इंटरनल थे,
एंड ये दोनों क्या थे, एक्सटर्नल थे। तो कैन आई से स्वॉट एनालिसिस लगाओ या बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करो, सेम ही चीज है। देखो स्वॉट में क्या था, स्ट्रेंथ वीकनेस, डोंट यू थिंक ये इंटरनल होता है? हर बिजनेस का अपना स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या होता है, इंटरनल। अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। बराबर है कि नहीं है? तो मैंने बोला एनवायरमेंट को स्कैन करो, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज करो और पता करो आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट्स हैं, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। इससे पता चलेगा वेयर आर वी। वहां से फिर अपना विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, क्या अचीव करना चाहते हो वो क्या करो, डिफाइन करो। फिर आपका स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएट करो। वही आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। लेट मी हेल्प यू विद द डेफिनेशन। आप पढ़ेंगे लिखेंगे ऐसा लगेगा, वेयर आर वी, वेयर वी वांट टू बी, हाउ कैन वी रीच देयर, विच इज द बेस्ट ऑप्शन एंड हाउ टू एंश्योर अराइवल। याद आया क्या, फर्स्ट डे पढ़ाया था? वही पूरा डेफिनेशन आने वाला है विद द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। राइट डाउन पॉइंट नंबर ए। Strategic management involves developing company's vision, involves developing company's vision, comma, environmental scanning, environmental scanning, environmental scanning, ब्रैकेट्स में लिखो, SWOT analysis, SWOT, SWOT analysis, brackets close, SWOT, SWOT analysis, brackets close, comma, strategy formulation, environmental scanning, comma, strategy formulation, comma, strategy implementation, strategy formulation, comma, strategy implementation, and evaluation and control, and evaluation and control। मतलब सिंपल से वही 5 स्टेप लिखे हैं। सबसे पहले एक्चुअली में विजन नहीं आता है, गलत है। स्टार्टिंग पॉइंट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। स्टार्टिंग पॉइंट इज पहले इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट को स्कैन करो। इससे आपको क्या पता चलेंगे, अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पता चलेंगे। मतलब वेयर आर वी समझेगा, क्या समझेगा, वेयर आर वी। फिर अपना विजन बनाओ, गोल से ऑब्जेक्टिव बनाओ, मतलब वेयर वी वांट टू बी। ये स्टेप 1 एंड 2 हो गया, समझा क्या? फिर आपको अचीव करने के लिए सही स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। कहना इसे अलग अलग ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा। सही ऑप्शन चूज करने के बाद स्ट्रेटेजी बनाओगे, उसे इंप्लीमेंट करोगे। एंड सर इंप्लीमेंट करने के बाद भी डर है, जरूरी नहीं है ना स्ट्रेटेजी वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपने सोचा था। तो क्या आपको उसे इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या स्ट्रेटेजी वैसे ही काम कर रहा है जैसा हमने सोचा था। तो स्ट्रेटेजी को बनाओ, इंप्लीमेंट करो एंड उसे इवैल्यूएट करो या मॉनिटरिंग करो या कंट्रोल करो। तीनों वर्ड सेम ही होते हैं, इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। वो सब चीजें आपका आखिरी स्टेप कहलाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? स्पेंड 1 मिनट, डेफिनेशन को पढ़ो। अगली बार आपको वो जो 5 स्टेप्स है अगर वो याद है तो ये तो बहुत ही आसान लगेगा। पढ़ो मीनिंग को एक बार बच्चों वापस से। ठीक है क्या, सिंपल लग रहा है एकदम? अब सेम डेफिनेशन को लिखने का एक तरीका और है, राइट डाउन पॉइंट नंबर बी। सेम ही डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द सेम मीनिंग। पॉइंट नंबर बी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट refers to a managerial process. Strategic management refers to a managerial process of developing, managerial process of developing
a strategic vision of developing a strategic vision, comma, setting goals and objectives, strategic vision, comma, setting goals and objectives, setting goals and objectives, comma, crafting a strategy, crafting a strategy, comma, implementing and evaluating the strategy, crafting a strategy, comma, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating corrective actions, finally initiating corrective actions where deemed appropriate, finally initiating corrective actions where deemed appropriate. मतलब आप अपना विजन बनाएं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करें, सही स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करें, उसे बराबर से इंप्लीमेंट करके क्या इंश्योर करें, इवैल्यूएट करें क्या वो बराबर काम कर रहा है क्या, और लेट से बराबर काम नहीं कर रहा है तो हमें स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ सकता है क्या, थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पड़ सकता है क्या, उसके लिए क्या इनिशिएट करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन, मतलब कुछ एक्शन एडजस्टमेंट लेके आना पड़ेगा जिससे हम स्ट्रेटेजी को क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, बिकॉज हमें स्ट्रेटेजी लगाने के बाद समझा ये उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जो हमारा क्या था, एक्सपेक्टेशन था, देयर इज सम लैग, देयर इज सम गैप, उस गैप को क्या करना पड़ेगा, ब्रिज करना पड़ेगा, इसके लिए क्या लेंगे आप, करेक्टिव एक्शन लेंगे, क्या ना, इसे यही सारे स्टेप्स एक्चुअली के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है, वही आपने पॉइंट नंबर ए में लिखा है, वही आपने पॉइंट नंबर बी में लिखा है, मैं बोलूंगा जो आपने पॉइंट नंबर ए में लिखा है उसे स्टार मार्क कीजिए, अगर आप ए लिख देते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में सफिशिएंट है, आपको अलग अलग 4 डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, पर जहां पे बहुत सारे डेफिनेशन होंगे ना मैं एक दो लिखवा दूंगा ताकि एटलीस्ट आपका वोकैबुलरी बिल्ड होते जाए, ओनली ए इज सफिशिएंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्लियर टू यू, कुछ नहीं, पूरा सिलेबस वही डेफिनेशन है, आपको विजन मिशन पढ़ाएंगे, आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज क्या होती है, कैसे क्राफ्ट करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं वो पढ़ाएंगे, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना सिखाएंगे, इंप्लीमेंट करने के लिए लीडर लगेगा, लीडर के टाइप्स क्या होते हैं वो सिखाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसके टाइप्स क्या होते हैं वो सिखाएंगे, फिर स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो सिखाएंगे, और करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है वो सिखाएंगे, यही चीजों से आपके पूरे 5 चैप्टर बन जाएंगे, द एंटायर सिलेबस इज अराउंड दिस डेफिनेशन, पूरा का पूरा एसएम का सिलेबस इज अराउंड दिस डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसीलिए सब्जेक्ट का नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बात समझ में आया क्या, ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर ये सब्जेक्ट चाहिए क्यों, व्हाई अ बिजनेस नीड्स अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसके कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाई वुड अ कंपनी और अ ऑर्गेनाइजेशन नीड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसका रीजन क्या है, हर बिजनेस के ना 2 सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं 2 सबसे बड़े, उन 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है, अगर वो 2 ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प नहीं करता ना तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या है वो 2 ऑब्जेक्टिव, सुनना, दुनिया का कोई सा भी कंपनी हो, मत बोलना प्रॉफिट कमाना चाहता है, हम प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करते कभी भी, जबकि हर बार हर ऑब्जेक्टिव का मतलब प्रॉफिट कमाना होता है, बट यू शुड नेवर टॉक अबाउट इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, दुनिया में ध्यान रखना जितना फैंसी तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को पुट अक्रॉस करोगे लोग शायद उतना आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, एंड इन्फ्लुएंस इज एवरीथिंग, चाहे आपको पॉलिटिकल लीडर बनना हो, चाहे आपको बिजनेस फेमस पर्सन बनना होगा, यू हैव टू इन्फ्लुएंस योर टारगेट मार्केट, इफ इट डजंट वर्क इन दैट मैनर आपके लिए एज अ बिजनेस सक्सेसफुल होना मुश्किल होता है, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट विथ यू, तो सर हमें बिजनेस ओनर जैसे कभी ये नहीं बोलना है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें बोलना है you want to achieve a word called as competitive advantage, क्या वर्ड है, competitive advantage, क्या है ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आगे बहुत डिटेल में आएगा, 4 पेज का निबंध लिख के दिया है, घबराओ मत, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे अभी एक इंट्रोडक्शन देता हूं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान लो मैं बोलता हूं देयर आर 2 कंपनीज, कंपनी 1 कंपनी 2, दोनों के दोनों सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्या करते हैं, सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, एंड दोनों का जो टारगेट मार्केट है, ओवरऑल टारगेट मार्केट कॉमन है, क्या है टारगेट मार्केट, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल,
जियो, एयरटेल, या दोनों को? जियो, मैं रिलायंस नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना मेरा बात, रिलायंस बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, रिलायंस में बहुत सारे बिजनेस आते हैं, यू अंडरस्टैंडिंग दिस, बट एटलीस्ट जियो एंड एयरटेल अप टू सम एक्सटेंट आर कंपेरेबल, जियो एंड एयरटेल अप टू सम एक्सटेंट आर, ओवरऑल भारतीय एंड ओवरऑल रिलायंस इज नॉट कंपेरेबल, क्योंकि रिलायंस हैज अदर बिजनेसेस आल्सो, रिलायंस हैज रिटेल बिजनेस आल्सो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दे आर नॉट डायरेक्टली कंपेरेबल, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? बट एज अ जियो बिजनेस एंड एज अ एयरटेल टेलीकॉम बिजनेस, आर दे कंपेरेबल? यस. अगर मैं बोलूं दिस बिजनेस इज वर्किंग एट अ मार्जिन ऑफ 30%, वर्किंग एट अ मार्जिन ऑफ, एंड दिस बिजनेस इज वर्किंग एट अ मार्जिन ऑफ 62%, कैन आई से? एक्चुअल नंबर्स नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूं. अगर दोनों के मार्जिन में इतना डिफरेंस है, जबकि दोनों सेम कंट्री में है, जबकि दोनों के दोनों सिमिलर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट एक का मार्जिन बहुत ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड विद अदर, कैन आई से देयर इज सम एडवांटेज हियर, देयर इज सम एडवांटेज हियर. एडवांटेज मतलब कोई तो एज है, क्या है? एक, जिस वजह से भारती को बेहतर मार्जिन मिल रहा है व्हेन कंपेयर्ड विद देयर कॉम्पिटिटर. कैन आई से देयर इज समथिंग दैट इज हेल्पिंग भारती दैट इज नॉट हेल्पिंग जियो, that is something that is helping Bharti that is not helping, so there is something working in their favor, there is something working in their, तो we will say ये पोजीशन ना, ये पोजीशन कहलाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्या कहलाता है? मतलब सर कॉम्पिटिटर रहने वाला है, कॉम्पिटिटर भी पैसा कमाएगा, आप ये नहीं कर सकते हो, तुम कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हो कि कॉम्पिटिटर खत्म हो जाए. उसके लिए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तुम्हारा होना चाहिए उस कंट्री के अंदर, ऑब्वियसली देयर इज नो अदर वे, ताकि तुम सामने वाला धंधा बंदी करवा दो, समझ रहे हो? अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कॉम्पिटिटर जीरो कभी नहीं होगा, हेल्दी कॉम्पिटिशन हमेशा रहेगा. बट क्या हो सकता है? यू मे हैव एन एज, यू मे हैव एन एडवांटेज ओवर अदर कॉम्पिटिटर. ये पोजीशन को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. मतलब सुनो, कोई ऐसा जड़ी बूटी नहीं है तुमने ये किया बिजनेस में तुमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा. ये एक प्रोसेस होता है. ये क्या होता है? एक, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, इतना बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आपके पास में हमेशा क्या रहेगा? एक एज रहेगा व्हेन कंपेयर्ड विथ योर कॉम्पिटिटर. ये एक पोजीशन है जिसे अचीव करना पड़ता है. इट्स अ पोजीशन दैट नीड्स टू बी अचीव्ड. इट्स नॉट लाइक अ नंबर, 30% रेवेन्यू बढ़ गया तो तुम्हारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया. इट्स नॉट अबाउट वन टाइम, इट इज अबाउट रेकरिंग. मतलब साल भर, सुनो, ईयर बाय ईयर व्हेन कंपेयर्ड योर परफॉर्मेंस is still better than your competitor, you are still making more money than your competitor, your margins are higher than competitor. matlab there is something working in your favor that is not working in their favor. This position is called as competitive advantage. can I say हर business ये अचीव करना चाहता है. इसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा? एसएम हेल्प करेगा. तो एसएम का पहला ऑब्जेक्टिव जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको अचीव करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. इज दिस क्लियर टू यू? थोड़ा वर्ड समझ में आया? नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर सी, राइट डाउन पॉइंट नंबर सी. The overall objectives, the overall objectives of strategic management, the overall objectives of strategic management are twofold, are twofold. मतलब दो ऑब्जेक्टिव्स. नंबर वन, डैश करके लिखो, नंबर वन, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आर टूफोल्ड, डैश करके लिखो, नंबर वन, टू क्रिएट competitive advantage, so that to create competitive advantage so that organization can outperform its competitors, so that organization can outperform its competitors in all aspects, so that organization can outperform its competitors in all aspects. मतलब हर एस्पेक्ट में हम हमारे कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे. ये पोजीशन को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एंड इसको फैंसी वर्ड में बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तुम्हारे पास में एक एज है अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर जो आपके कॉम्पिटिटर के पास में नहीं है. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन, थिंक अबाउट इट. Apple is a highly successful business today.
What is working in their favor? मतलब, do they have an advantage over Samsung? Do you think? By the way, in terms of rating, people say Samsung is most loved when compared with Apple. But still Apple makes more money. So here we are trying to understand how someone is able to make more money while the competition is intense. Why? What is working in their favor? Brand value और सिक्योरिटी. ये सिक्योरिटी की सबसे बड़ा मजाक था पहले एक जमाने में, मालूम है क्या आपको? एप्पल यूज्ड टू बी क्रिटिसाइज्ड दैट एप्पल डजंट हैव एनी ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म. जैसे आपका एंड्रॉइड है, इट्स ओपन सोर्स, बराबर है क्या नहीं है? iOS एप्पल का खुद का, इट इज नॉट ओपन सोर्स. मतलब फॉर एग्जांपल, आपको कोई नया एप्लीकेशन बनाना है एंड्रॉइड के ऊपर, बहुत आसान है. आप ओवरनाइट उसके रिक्वेस्ट देंगे, विद इन फ्यू आवर्स आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आपका नया एप्लीकेशन बन जाएगा. ऑन एंड्रॉइड इट्स इजियर. डू यू गेट माई पॉइंट? ऑन iOS बहुत डेंजरस है. आपको उनके साथ में सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है. गूगल के साथ भी, एंड्रॉइड के साथ भी अकाउंट बनाना पड़ता है, बट उसके अंदर चीजें ऑटोमेटेड है. इन iOS स्टिल देयर आर थिंग्स विच आर मैनुअल. मतलब जब तक उन्हें ठीक नहीं लगता है, वो उसको अप्रूव नहीं करते, तब तक आपका एप्लीकेशन में क्या कंटेंट आएगा, क्या बेच सकते हो, क्या नहीं बेच सकते हो, ये सब कुछ एप्पल द्वारा फिल्टर किया जाता है. मतलब एप्पल हैज कंट्रोल ओवर व्हाट इज देयर इन द एप्लीकेशन, हैज अ कंट्रोल ओवर व्हाट इज देयर इन द. गूगल बोलता है ठीक है यार, एंड्रॉइड बनाया है तुम्हारे पास, खरीद लिया हमने एंड्रॉइड को, जो करना है करो अभी. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? Whatever you want to use in whatever form you want to use, हम इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है. It is more open than compared with Apple. Rather, Apple का criticism था पहले ही, यार Apple is not comparatively flexible from other third party point of view. इस वजह से नए apps वगैरह बनाना Apple के लिए क्या था, मुश्किल हुआ करता था. जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं. पर डोंट यू थिंक वही आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है? तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि Apple फ्यूचरिस्टिक था? उसको पहले से मालूम था एक पॉइंट के बाद डेटा प्राइवेसी इशू आएगा, या तुक्के में हो गया? क्या लगता है आपको? तुक्के में हो गया. हम ऐसा करते गए, आज दुनिया में लोगों के लिए प्राइवेसी इंपॉर्टेंट हो गया ना, बराबर है क्या नहीं है? एक 15 साल पहले प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा प्राइवेसी ऑन सोशल मीडिया, बराबर है क्या नहीं है? पहले कोई फर्क, यू नो, देयर वाज अ टाइम हम एक दूसरे से जब चैट करते थे ऑन सोशल मीडिया, एक दूसरे के वॉल पे चैट करते थे, चैट बॉक्स होता ही नहीं था. आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, उस जमाने में एक सोशल मीडिया वेबसाइट हुआ करता था, ऑर्कुट. नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने. ORKUT, ऑर्कुट करके हुआ करता था. ऑर्कुट इज लाइक फेसबुक, बट उसका सबसे ओरिजिनल वर्जन, इफ यू आस्क मी. अगर आपको एक फ्रेंड से बात करने का, तो उसके वॉल पे जाके आप लिखते थे हेलो. सो एवरीवन हु फॉलोज अ फ्रेंड कैन से दैट आई एम सेइंग हेलो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट मैसेजिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वो वैनिश मोड तो बहुत दूर का बात है. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? वो तो आज का सिचुएशन है. मैं बोल रहा हूं नॉर्मल चैट करने का भी ऑप्शन नहीं था. आप वॉल टू वॉल डिस्कस करते थे. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? इट्स लाइक टॉकिंग ओवर समवन्स वॉल विच एवरीवन कैन सी. दैट इज हाउ द कम्युनिकेशन चैनल स्टार्टेड इन सोशल मीडिया ईयर्स बैक. एंड ब्लैकबेरी हैड दिस BBM. हेलो मैं BBM. अब बात करें, तुम ऐसा जनरेशन आ गया, BBM बताना पड़ेगा क्या था. BBM यूज्ड टू बी ब्लैकबेरी मैसेंजर. ब्लैकबेरी क्यों बिकते थे? उसका एक सेलिंग पॉइंट था. इफ ऑल ऑफ यू हैव अ ब्लैकबेरी स्मार्टफोन, आई हैव अ ब्लैकबेरी स्मार्टफोन, वी डोंट नीड व्हाट्सएप. ब्लैकबेरी पीपल कैन टॉक टू ईच अदर लाइक अ व्हाट्सएप. दिस एग्जिस्टेड 15 years back, rather 15 20 years back. ब्लैकबेरी मैसेंजर वॉज एन ऑप्शन जहां पे एक ब्लैकबेरी स्मार्टफोन दूसरे ब्लैकबेरी स्मार्टफोन से कम्युनिकेट कर सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो हमारे पास में उस जमाने में व्हाट्सएप जैसा मैकेनिज्म था जहां पे हम एक दूसरे से स्टेटस शेयर कर सकते थे, इमोजी शेयर कर सकते थे. उस जमाने में ब्लैकबेरी बिकता था बिकॉज BBM था उसमें. क्या था? ब्लैकबेरी. तुम शॉक में आ जाओगे, ब्लैकबेरी मैसेंजर सर्विस के लिए मंथली चार्जेस अलग से था. ब्लैकबेरी यूज्ड टू चार्ज मंथली चार्जेस फॉर प्रोवाइडिंग BBM. इट्स लाइक व्हाट्सएप यूज करने का 200 रुपए महीना पे करना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग पोजिशन ब्लैकबेरी वॉज इन. इसीलिए ब्लैकबेरी ने क्या किया, न तो कभी कैमरा इंप्रूव किया, न कभी स्क्रीन इंप्रूव किया. उन्होंने बोला कुछ करने की जरूरत ही नहीं. लोग ब्लैकबेरी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि BBM है हमारे पास में. वो ना एप्पल के पास में, ना सैमसंग के पास में, बराबर है कि नहीं है? एंड वो उसी जिंदगी में इतने खुश रहे कि एक पॉइंट के बाद सडनली जब व्हाट्सएप आया, बोला शिट, मैं सोचा इसके लिए तो पैसा चार्ज करना चाहिए, इसने तो बोला फ्री है. और वो बोला व्हाट्सएप चलेगा iOS पे भी और उस पर चलेगा एंड्रॉइड पे भी. तो मतलब मेरा तो एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ गया. फिर ब्लैकबेरी ने बोला चलो एक काम करते हैं, मैं भी आपको व्हाट्सएप जैसा ऐप बना के देता हूं. BBM ऐप किसी ने यूज ही नहीं किया.
उसने बोला मैं फ्री में ऐप दे रहा हूं, इसने बोला मेरे को नहीं चाहिए। तब तक ऑलरेडी व्हाट्सएप पॉपुलर हो चुका था। व्हाट्सएप वॉज द रीजन फॉर ब्लैकबेरी गोइंग डाउन। इट इज नॉट अदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर, इट्स बिकॉज बीबीएम का सेल, ब्लैकबेरी का सेलिंग पॉइंट ही ब्लैकबेरी मैसेंजर था। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समटाइम्स एज अ बिजनेस यू रीच एट अ पोजीशन कि आपको लगता है आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। सो ओवरऑल ऐसा बोला जाता है आपकी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है, बीबीएम वाज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इस वजह से भी ब्लैकबेरी बिकता था। डू यू गेट माई पॉइंट? कहना इसे वही चीज अल्टीमेटली तुम्हारे लिए क्या बन गया? थ्रेट बन गया। क्या वही चीज आपके लिए क्या बन गया? इसीलिए बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट इतना डायनेमिक है, आपको कॉन्स्टेंटली नजर रखनी चाहिए। ये तो बहुत पुराना एग्जाम्पल है। दूसरा, हैव यू हर्ड ऑफ कोडेक? एक जमाने फिल्म वाला कैमरा हुआ करता था, वो जो फिल्म का कंपनी था कोडेक हुआ करता था। दे हैड मोर देन 95% मार्केट शेयर इन द वर्ल्ड। मोर देन 90, मतलब 95% से ज्यादा फिल्म जो बिकती थी कैमरा के अंदर वो कोडेक की थी। कैश रिच बिजनेस जीरो हो गया। क्यों? दे डिड नॉट सी डिजिटल कैमरास कमिंग। They did not think that the smartphones will become so smart that people will stop buying cameras. Are you understanding this? They had a lot of money in that era. They could have started making smartphones. Are you understanding this? They could have started making digital cameras on their own, but they were ignorant. They thought it doesn't require anything. क्यों? हमारा बिजनेस आज की तारीख में मोनोपोली बिजनेस है, पूरा कंट्रोल हमारे पास में, कोई और एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लासिक एग्जांपल अनदर, जस्ट डायल इन इंडिया। जस्ट डायल इंडिया वाज अ कैश रिच बिजनेस, देन गूगल हैपेंड एंड लोगों को पता चला अच्छा डेटा तो फ्री में मिलता है, कॉल करने का जरूरत भी नहीं है। पहले अगर आपको कारपेंटर चाहिए जस्ट डायल को कॉल करना पड़ता था। जस्ट डायल 15 कारपेंटर का नाम भेजता था। दैट कंट्रोल एग्जिस्टेड विद जस्ट डायल, जस्ट इमेजिन। नॉट लॉट ऑफ इयर्स बैक, 2008 का बात कर रहा हूं मैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से बिजनेसेस को अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करके भी बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए। उसके बाद में भी कॉन्स्टेंटली इस पोजीशन को क्या करते रहना चाहिए? रिवाइव करते रहना चाहिए। एक बार अचीव करने से कुछ नहीं होगा, ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना पड़ेगा। दिस हैज व्हाट वर्कड इन एप्पल्स फेवर। एप्पल ने एक बार पोजीशन अचीव करके उसे छोड़ नहीं दिया। कॉन्स्टेंटली आप एक चीज नोटिस करोगे, वो आपको बार बार एक इकोसिस्टम में डाल रहा है। मतलब वो क्या बोल रहा है, तेरे को खरीदने का फोन, फोन खरीद, फिर तेरे को आईपैड खरीदना, आईपैड खरीद, लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप खरीद, घड़ी खरीदना, घड़ी खरीद, एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट। एक बार तेरे को ऐसे इकोसिस्टम में डाल देगा कि वो सीमलेसली कनेक्ट होते जाएगा, बराबर है कि नहीं, ताकि तू उससे बाहर ना निकल पाए। एंड एक बार तू क्या करेगा, एक यूजर इंटरफेस बहुत साल यूज कर लेगा, सडनली नए यूजर इंटरफेस पे जाना है, तेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। So they're trying to ensure that you are trapped in an ecosystem so that you don't go out of the ecosystem very, very easily. And obviously, status symbol, other 5 aspects, 4-5 चीजों का मिक्सचर बना करके उसने ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन किया। क्या मेंटेन किया है? एंड ऑब्वियसली वन फैक्ट इज, ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री को अगर आपने कैप्चर करके रखा है ना, तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो जनरली डेवलप्ड कंट्री को कॉपी पेस्ट करती है। क्या करती है? कॉपी पेस्ट करती है। इफ पीपल इन यूएस, इफ पीपल इन लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज बिलीव द बेस्ट स्मार्टफोन इज एप्पल, तो दुनिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको अपने आप क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। चाहे वो बेस्ट हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता है, साइकोलॉजी वर्क करता है। इस इफेक्ट को ही बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? नेटवर्क इफेक्ट। बेसिकली आप जाकर के अलग अलग जगह लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाते जाइए, देन स्लोली स्लोली पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग इसका वैल्यू तो एक्चुअली 1 लाख रुपए नहीं, उससे ज्यादा है, क्योंकि आप इसका परसीव्ड वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। क्या क्रिएट कर रहे हो? यू अंडरस्टैंड दी ऑब्जेक्टिव नंबर 1। हम एज अ बिजनेस क्या अचीव करना चाहते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको ये एडवांटेज अचीव करने में क्या करेगा? मदद करेगा। राइट डाउन पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर 2 मतलब अब जो 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हो ना, उसका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 हो गया। राइट डाउन ऑब्जेक्टिव नंबर 2, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट, to guide the company successfully through all the changes in business environment। मतलब एक बिजनेस को सबसे बड़ा डर क्या है? एक बार कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं भी मिलना चल जाएगा। क्यों? एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं एयरटेल के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तब भी क्या जियो पैसा नहीं कमा रहा? क्या जियो भी पैसा कमा रहा है ना? मे बी किसी का एडवांटेज होगा, बट अदर कंपनीज कैन स्टिल मेक मनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सोचो इन दोनों को सर्विस प्रोवाइड करने वाला कंपनी है इंडस टावर्स। नाम सुना है क्या एक बिजनेस का? इंडस टावर्स सुना है आप लोगों ने? जो टेलीकॉम टावर्स वगैरह लगाने का काम करता है, वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कंपनी है।
नहीं पता आपको? हाउ मेनी इफ यू नॉट अवेयर? ओ 95,000 करोड़। सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखना, नंबर्स। सेल्स, कैन यू सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट? मार्जिन देखना उसका, वे बेटर देन जियो एयरटेल। समझा क्या मेरा बात? क्योंकि इसका B2B बिजनेस है, B2C नहीं है। एयरटेल जियो को तुम्हारे पीछे भागना पड़ेगा, इसको तो तुम्हारे पीछे भागना ही नहीं है ना। समझा क्या मेरा बात? सबसे बड़ा मेजर शेयर होल्डर कौन है पता है क्या इसमें? शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर। भारतीय एयरटेल है क्या? 50% उसके पास रहेगा। समझा क्या? भारतीय चुपचाप बैठा है कि नहीं बैठा है? वाई वुड दे टॉक अबाउट इट? सो देर आर सो मेनी बिजनेसेस जो अलग अलग सेगमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका हमको नाम भी नहीं पता, जो बहुत पोलाइटली अपना बिजनेस करते रहते हैं बिकॉज वो B2B सेगमेंट में है। दे मेकिंग सीरियस मनी। क्वार्टरली आप रेवेन्यू देखो 7,000, इट्स लाइक $1 बिलियन। समझा क्या मेरा बात? मैं 4,800 करोड़ का प्रॉफिट, इट्स इन करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी है मेरा, इट्स अ बिग नंबर। और तुमको नाम भी नहीं पता बिजनेस का। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट्स ओके, देयर समथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आपको पता नहीं हुआ तो चलता है, क्योंकि आपका आज तक काम नहीं पड़ा ना ये बिजनेस के बारे में पढ़ने का। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, आप जब एक इंडस्ट्री में एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा इंडस्ट्री में जो विजिबल प्लेयर है वही सीरियस मनी कमाता जरूरी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट इसमें रिस्क क्या है? अगर ये इंडस टावर जो भारतीय ओन्ड है, टेक्निकली एग्जिस्ट करता है, व्हाई नॉट आफ्टर फ्यू इयर्स देयर कैन बी जियो ओन्ड सेम कंपनी? यस और नो? वो ये सेम मार्केट शेयर कैप्चर करने का ट्राई करेगा। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका आज की तारीख में, 95,000, मतलब 1 लाख करोड़ हो गया राउंड फिगर अप्रोक्सीमेटली, बराबर है कि थोड़ा स्टॉक गिरा हुआ है इसलिए इतना आ गया। ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली चलता है 450 रुपए के आसपास, 100 रुपए डाउन है अभी फिलहाल, इसलिए 95,000 के आसपास का मार्केट कैप है। मतलब आई एम ट्राइंग टू से आपका रिस्क क्या है? बिजनेस एनवायरमेंट अगर चेंज होगा, देयर कैन बी न्यू प्लेयर एंटरिंग एज अ कॉम्पिटिटर डायरेक्टली, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जनरली जिस जिस सेगमेंट में एक प्लेयर है अच्छा काम कर रहा है, जैसे ये प्रूव हो गया ना अच्छा काम कर रहा है, नया प्लेयर पक्का आएगा। क्योंकि नया प्लेयर ये वेट एंड वॉच करता है कि इस सेगमेंट में पैसा कमाना पॉसिबल है क्या। अगर पैसा कमाना पॉसिबल है, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, इसको बोलते हैं POC। क्या बोलते हैं? POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब प्रूफ है इस कॉन्सेप्ट का कि ये धंधा करोगे पैसा मिलेगा, तो कोई ना कोई नया प्लेयर पक्का आने ही वाला है। मतलब सुनो, बिजनेस को डर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से नहीं लगता है, बिजनेस को डर लगता है दैट दे शुड नॉट बिकम ब्लैकबेरी। मतलब they should not become completely irrelevant. Are you understanding this? Maybe you do not make the best money every day, but what is more important is ऐसा नहीं होना चाहिए एक पॉइंट के बाद में आपका बिजनेस कंप्लीटली क्या बन जाए? irrelevant बन जाए, यूजलेस बन जाए। इसीलिए जब एनवायरमेंट में बदलाव आता है ना, उससे कैसे डील करना है ये आपको कौन सिखाएगा? ये आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखाएगा। वो आपको बोलते रहेगा एनवायरमेंट विल कीप ऑन चेंजिंग, डू नॉट एक्सपेक्ट दैट द एनवायरमेंट विल रिमेन सेम। एक सिंपल चीज बोलता हूं, हैव यू हर्ड ऑफ FMCG स्टॉक्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, योर HUL, योर ITC एंड ऑल, बराबर है कि नहीं है? लास्ट कुछ टाइम से आप नोटिस कर रहे होंगे FMCG स्टॉक्स की वैल्यू कम हो रही है। उसके पीछे ये नहीं है कि हमारे इकोनॉमी में कंजम्पशन कम हो गया है, हमारा GDP का नंबर कम आ गया, वो सब है, बट एक अलग चीज है, न्यू एज बिजनेसेस, जो आपका क्विक कॉमर्स कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? क्विक कॉमर्स, जो आपको 15 मिनट में 20 मिनट पनीर लाके दे रहा है। इन बिजनेसेस का पावर बढ़ते जा रहा है। इन बिजनेसेस का पावर बढ़ने से एक डर बन रहा है। क्या डर बन रहा है? हो सकता है धीरे धीरे ये लोग FMCG बिजनेस को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। मतलब एक पॉइंट के बाद में नॉर्मल हो जाएगा कि आपका जो किराना या डेली कंजम्पशन है वो एक्चुअली में फिजिकल स्टोर से कम होगा, एंड आपके क्विक कॉमर्स वाले जेप्टो, योर जोमैटो, स्विगी, इन सबसे ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इनका क्वांटिटी और मार्केट शेयर अगर बढ़ गया, दे विल कंट्रोल हाउ FMCG कंपनीज विल वर्क। और डर क्या है धीरे धीरे पता है क्या? कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट, मालूम है आपको? डीमार्ट अपने खुद के नाम पे भी चीनी बेचता है।
दैट इज पैक्ड इन द नेम ऑफ डीमार्ट ओनली। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मधुर शुगर है वो भी मिलेगा आपको वहां पे, XYZ शुगर भी मिलेगा, और डीमार्ट के नाम का चीनी भी मिलेगा। बराबर है कि नहीं है? कहने से डीमार्ट इज अ कॉम्पिटिटर टू द शुगर मैन्युफैक्चरर टुडे, क्योंकि वो किसी से मैन्युफैक्चरिंग कराएगा इसका नाम नहीं है, और ठप्पा किसका लगाएगा? डीमार्ट का लगाएगा। 5 दिन बाद में आपको स्विगी के नाम से अगर चावल मिलना शुरू हो जाएगा तो, जैसे आशीर्वाद आटा वैसे स्विगी नाम से आटा मिलना शुरू हो जाएगा तो, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दुनिया के हर बिजनेस ने ये किया है। Amazon बेसिक्स एग्जिस्ट करता है, आपको फैन मिलता है Amazon बेसिक्स के नाम का, वो क्या थर्ड पार्टी से Amazon मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, किससे करवाता है? ठप्पा अपना लगाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और जो प्लेटफॉर्म ओन करता है, कंट्रोल तो उसी के पास रहेगा ना। दिस इज द बिगेस्ट रिस्क फॉर मैन्युफैक्चरर्स, कि अब क्या होगा, अननोन मैन्युफैक्चरर को एक नोन ब्रांड अपना वैल्यू लगा करके बेचेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आपको ओवरनाइट बिस्किट मैन्युफैक्चर के कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। ब्रिटानिया का कॉम्पिटिटर कैन बिकम स्विगी आफ्टर फ्यू इयर्स। आप कौन सा बिस्किट खा रहे हैं? पार्ले नहीं, स्विगी, बट बिस्किट है वो। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जहां मार्जिन ज्यादा होगा, जो ज्यादा आसानी से बिकता है, वही मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा मैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस रिस्क इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग। इसीलिए बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शायद आपको अपने टोज पे रखेगा, आपको ध्यान रखने के लिए बोलेगा कि एनवायरनमेंट जब बदलेगा उससे नेविगेट कैसे करना है, उस पर कौन मदद करेगा? स्ट्रेटेजिक मैन। तो सर कहना इसे 2 मेन ऑब्जेक्टिव है। हम अगर चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक एज अचीव करना, उसमें मदद कौन करेगा? SM। दूसरा चीज सर, अगर आपको पता है एनवायरनमेंट बदलते रहेगा, हमें उसे कैसे नेविगेट करते हुए बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजाइजिंग करना है, इसमें मदद कौन करेगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दिस इज द एसेंशियल रीजन व्हाई एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कंसिडर अ कॉन्सेप्ट लाइक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड दी 2 ऑब्जेक्टिव्स? स्पेंड 2 मिनट्स, मीनिंग पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, फिर हम जाएंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। चलिए आगे बढ़े। अब बोलो, एडवांटेज पहले पढ़ना है, डिसएडवांटेज पढ़ना है? चलो नेगेटिव सोचते हैं लाइफ में पहले तो। पेज नंबर 1.6 पे आइए। लेट्स स्टार्ट विद लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तुक्का लगाओ, अगर तुक्का लगाना हुआ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या प्रोसेस तो समझ में आया तुमको? 3 दिन से यही पढ़ा रहा हूं, प्रोसेस तो समझ में आया है? पक्का? कंफर्म? एक बिजनेस के हिसाब से सोचो, यू आर द बिजनेस ओनर, यू वांट टू यूज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बट कुछ तो प्रॉब्लम्स रहेंगे ना कि आपके लिए क्यों ये प्रोसेस इतना सूटेबल नहीं होगा, प्रॉब्लमैटिक होगा। थिंक नेगेटिवली। बीकॉम लेवल सोचो, आंसर मैच होगा। इस प्रोसेस में तकलीफ क्या लगती है आपको? हाँ, मुश्किल है सर। आपने बोला एनवायरमेंट डायनेमिक है, बदलते रहेगा। अब कितना बदलेगा, कैसे बदलेगा, मेरे को क्या मालूम? ठीक है भाई, नॉट बैड। और कुछ? प्रोफेशनल लगेगा, मतलब पैसा लगेगा। इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, ऐसे बोलता है। एक डिसएडवांटेज हो गया। वाई कॉस्टली? You need right set of people to analyze the environment. You need consulting firms to analyze your business. You need consulting firms to tell you what can be future trends in the coming 3 to 5 years. और तब जाके आप उसको बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। So it's a costly process for sure. ठीक है? हाँ, कोई गारंटी थोड़ी है कि पैसा आने वाला है ना? When you come up with a new strategic option, आपका स्ट्रेटेजी गारंटी थोड़ी कर रहा है कि आउटकम ऐसा ही आएगा। ठीक है? टाइम कंज्यूमिंग सर। हाँ, तुम्हारे लेवल एग्जांपल दिए हैं। इसको, उनको, ओके, एनवायरनमेंट चेंज करने में भी समय लगता है इन जनरल। ओके, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि नहीं होता है? कोई बिजनेस ओवर कॉन्फिडेंट होता ही नहीं है, समझो मेरा बात। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है जब आपका मार्केट शेयर आपके लेवल पे कंट्रोल, मतलब इट्स लाइक मोनोपोली हो गया ऑन पेपर। मतलब अगर तुम्हारे पास 60% के ऊपर मार्केट शेयर है ना, भले ही प्लेयर होगा पर तुम टेक्निकली मोनोपोली होल्ड करता है।
60% मार्केट शेयर 2024 में किसी भी इंडस्ट्री में होना, इट इज एज गुड एज ए मोनोपोली, बिकॉज टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज सब अलाउड है, फिर भी 60% मार्केट शेयर है। मतलब देर इज समथिंग वर्किंग इन योर फेवर, यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। उसकी वजह से कभी कभी बिजनेस ना कॉम्प्लेसेंट बन जाता है, मतलब वो रिजिड हो जाता है, वो बदलाव सहन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको लगता है कुछ बदलने वाला ही नहीं है। ये अगर गवर्नमेंट सोचे चलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेलवे है, अभी गलत मत समझना, फॉर एग्जाम्पल जहां पे रिजर्वेशन ही है ना, कंट्रोल ही पूरा तुम्हारे पास में है, दूसरा सेक्टर एंटर ही नहीं कर सकता है, वहां पे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट सेक्टर दैट आर ओपन, वहां पे रिस्क बन जाता है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कंपटीशन सस्टेन कर सकते हैं क्या? मतलब हम्म हम्म मतलब कंपटीशन सस्टेन, उल्टा ऐसा सोचो, मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया एंड आई कम अप विद द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी अप्लाइड, क्या गारंटी है कॉम्पिटिटर से बेटर स्ट्रेटेजी नहीं बनाएगा? अरे तुमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आता है, क्या कॉम्पिटिटर को नहीं आता क्या? इफ यू कैन कम अप विद अ बेटर स्ट्रेटेजी, व्हाई नॉट अ कॉम्पिटिटर कैन कम विद समथिंग न्यू? यस और नो? डोंट थिंक एयरटेल को हर बार डर लगता होगा फिर से जियो आके नेक्स्ट डे मॉर्निंग बोल देगा इट्स ओवर? यू नो व्हाट आई मीन, राइट? उसको डर तो लगता ही होगा कभी ना कभी यार, एक बार अगर फ्री बोला तो अगली बार भी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? डोंट यू थिंक मार्केट शेयर तो डिस्टर्ब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और हुआ ना, मतलब जियो ने मार्केट शेयर तो डिस्टर्ब कर ही दिया, एयरटेल को एक बार तो तकलीफ दिया ही दिया, बेचारा वोडाफोन आइडिया तो छोड़ ही दो आप, सेंस ही नहीं बनता डिस्कस करके, बहुत ट्रबल किया उसको, तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा ट्रबल किया। तो मतलब एक फियर तो रहता ही है कि यार हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे रिएक्ट करेगा। एक वर्ड होता है रिटेलिएशन, क्या वर्ड होता है? जब आपने कुछ किया सामने वाले का रेस्पॉन्स आता है, वो रेस्पॉन्स बहुत अग्रेसिव हो सकता है और बहुत पैसिव भी हो सकता है। अग्रेसिव मतलब सामने वाला काउंटर स्ट्राइक करे, और पैसिव मतलब वो कुछ ज्यादा कर नहीं रहा है बट धीरे धीरे बैकएंड के ऊपर आपसे डील करने का ट्राई कर रहा है। तो बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कॉम्पिटिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उस चीज को लेकर के। आपको मालूम है ना, एप्पल सैमसंग एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं, ये बहुत सालों से चल रहा है, बराबर है कि नहीं है? फिर आपको मालूम रहेगा फ्लिपकार्ट अमेजोन एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं, फिर आपका स्विगी और जोमेटो ट्रोल करते रहते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। मतलब जिस इंडस्ट्री में, देखो सिंपल बात बोल रहा, जिस इंडस्ट्री में 2-3 प्लेयर बच गए ना, उधर ट्रोलिंग शुरू हो जाएगा। क्यों? एक दूसरे पे फोकस, एक दो लोग हैं तो फोकस कर सकते हैं, 5-7 हुए तो कितने पे फोकस करोगे? इफ देर आर 1 or 2 कॉम्पिटिटर्स, आप एक्चुअली ट्रैक कर सकते हो। आपको मालूम है ना, लाइक योर स्विगी इज द स्पॉन्सर फॉर शार्क टैंक, इसीलिए जोमेटो के दीपेंद्र गोयल को शार्क से हटा दिया। यू नो द स्टोरी, राइट? इसलिए दीपेंद्र गोयल ने कपिल शर्मा का शो कर लिया। बेसिकली विजिबिलिटी चाहिए मेरे को, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज हाउ यू स्टे इन द लाइमलाइट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज को पता होना चाहिए तुम एग्जिस्ट करते हो, दैट इज अ थॉट प्रोसेस। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं? इतनी लिमिटेशन है। हाँ, तो सोते रहेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? उनको समझ में नहीं आया तो ऐसा क्या? एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो सकता है। सर आपके हिसाब से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट साउंड्स मोर लाइक अ टॉप मैनेजमेंट जॉब, एट अ लोअर लेवल मैनेजमेंट दे मे नॉट अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन। तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो, आईसीए ने इतना कुछ सोचा नहीं है, उनकी लिमिटेशन बहुत ही कम लेवल है। बस बस बहुत हो गया, आ जाओ मैं बोलता हूं आपको। सबसे पहले तुम जो बिल्कुल परफेक्ट सोचे, सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, सर बहुत टाइम लगता है सब करने में सर, हमको डेफिनेशन पढ़ने में 3 दिन लग गया सर, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा सर, इट इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग का एग्जाम्पल जो दिया है ना, तुम्हारे लिए दिया है, पता नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखा रहे हैं स्टूडेंट पे कैसे आ गए। मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आई एम सॉरी कुछ भी बोलो तुम, तुम्हारे लिए नहीं है, अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए, बिजनेस में अप्लाई करने के लिए ही है। तुम इसको नहीं, मैं तो मेरे लाइफ में हर चीज अप्लाई करेगा, करना कर, लॉजिकल नहीं लगता है मेरे को। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत डिफिकल्ट है ये समझना, प्रिडिक्ट करना कि आपका कॉम्पिटिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ये एक थर्ड एस्पेक्ट है कि कॉम्पिटिटर का बिहेवियर समझना क्या है, मुश्किल है। फिर सर आपने बोला ही ना बार बार, बिजनेस एनवायरमेंट डायनेमिक है सर, तो मुझे क्या पता ना बिजनेस एनवायरमेंट कितना चेंज होगा। सो बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, बहुत मुश्किल है समझना एनवायरमेंट में नेक्स्ट बदलाव क्या आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईवी ईवी ईवी, देन सडनली ईवी के स्कूटर चलने शुरू हो गए। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? ओला के साथ ही हुआ ना ये, ओला के स्कूटर के अंदर आग लगना शुरू हो गया, और ओला को तो जो बजाया है सोशल मीडिया के ऊपर, आई थिंक वो एक मिस्टर कामरा, कुणाल कामरा ने तो बहुत ही बजाया है उसके सीईओ को लेकर के। मतलब इतने क्वेश्चन पूछे उसने, इतना परेशान किया, इतना ट्रोल किया, न्यूज के अंदर आ गया वो अल्टीमेटली। थोड़ी उसकी हरकतें भी ऐसी है, बट ठीक है, जान दो अभी के लिए। बिजनेस कर रहा है यार सामने वाला, सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, कुछ तो प्रोडक्ट अच्छा ही बनाया है, देखो कुछ तो कुछ प्रॉब्लम तो आएगा। मेरे को कभी कभी क्या लगता है ना,
When sometimes business people make revolutionary product, they start thinking that they are the best. You're understanding? गलती को एक्सेप्ट करना कम कर देते हैं. See, it's also understand that you all are human beings, right? कोई ना कोई गलती तो हो ही सकता है ना यार. एक्सेप्ट करने में, एक्नॉलेज करने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब लोग तो अल्टीमेटली भूल ही जाएंगे ना आपकी गलतियों को. अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो याद रखेंगे. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब एक्सेप्ट कर लोगे तो वो भूल जाएंगे इन सिंपल टर्म्स. तो ये थॉट प्रोसेस जनरली होना चाहिए. 4 लिमिटेशन से शुरुआत करते हैं टाइम कंज्यूमिंग के साथ में. आइए पेज नंबर 1.6. एक लाइफ चेंजिंग एग्जांपल आईसीआई ने आपके लिए दिया है एज अ स्टूडेंट. ये आपको पढ़ाना ही पड़ेगा. मैंने ये एग्जांपल आईसीआई का एसडी से रखा है. सर, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत समय स्पेंड करना पड़ता है सर. किसके अंदर? प्रिपेयर करने में, स्ट्रेटेजी को कम्युनिकेट करने में. एंड सर इससे ना उनके जो डेली ऑपरेशन है ना वो इंपीड मतलब रेस्ट्रिक्शन. आपके जो डेली काम धंधा है वो करना बंद हो जाएगा. हम स्ट्रेटेजाइजिंग करना शुरू कर देंगे तो हमारे रूटीन बिजनेस को क्या होता है? बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है. सर मतलब ये ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वी डोंट लाइक इट. नीचे एग्जांपल पढ़ो. सिमिलर टू अस स्टूडेंट्स, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं. प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग व्हाट टू स्टडी, from where to study, and at what time to study consume so much of our actual study time that by the time we have to study we are almost exhausted. ये आईसीएआई का एग्जाम्पल है, ना कि मेरा एग्जाम्पल. मतलब क्यों जबरदस्ती एक कॉन्सेप्ट का मर्डर कर रहे हो यार? नहीं, हम तो आपके लाइफ में अप्लाई करेंगे इसको. ओके. Similarly, in a business, it is way too much time is spent on planning and formulating कि उसका एक्चुअल फ्रूट कब तक आएगा पता भी नहीं सर. टाइम कंज्यूम. नोटबुक में जाओ. चलो लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. ये आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए. आज से नहीं, लास्ट 5-7 साल से. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या? आईसीआई ने कम से कम 4 या 5 बार पूछा है लास्ट 10 अटेम्प्ट के अंदर. मतलब उनका स्ट्राइक रेट है हर 2-3 अटेम्प्ट में एक बार पूछ लेते हैं. समझा क्या? चलो नोटबुक में जाओ. लिखा आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पॉइंट नंबर ए, बी एंड सी. ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया. अगला हेडिंग लिखो, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. राइट डाउन लिमिटेशन नंबर 1. SM is a time consuming process. I know you don't believe कि हमको ये लिखना पड़ रहा है, पर लिखना पड़ेगा. लिमिटेशन में नंबर 1, SM, that is strategic management, is a time consuming process. डैश करके लिखिए. हर हेडिंग के साथ में एक लॉजिकल सेंटेंस आना चाहिए. सिर्फ हेडिंग सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ सेंटेंस सफिशिएंट नहीं है. आपको हेडिंग, उसका मतलब और एक लॉजिकल सेंटेंस 2 लाइन में लिखना आना चाहिए. दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ आईसीएआई. ओके, डैश करके लिखिए. Organizations may need to spend a lot of time. Organizations may need to spend a lot of time in analyzing, comma, formulating the strategy. Spend a lot of time in analyzing, comma, formulating the strategy, and communicating these strategies, to their employees, Therefore, it may negatively impact their routine nature of business. Therefore, it may negatively impact their routine nature of business. देखो, बात बुरा नहीं है उनका, सही बात है, इसीलिए रादर बोलते भी हैं. ये जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम है ना, ये आपके डे टू डे काम करने वाले मैनेजमेंट ने करना भी नहीं चाहिए. क्योंकि समझिए, दोनों चीजें अलग अलग है. समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर डे टू डे बिजनेस, उसको अगर आपने काम दे दिया तो आपका डे टू डे बिजनेस तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा 100%. अब प्रॉब्लम क्या है, ये
छोटे बिजनेसेस के लिए सेपरेट लोगों को हायर करना इज अ कॉस्टली डिसीजन. डू यू गेट माय पॉइंट? इसीलिए स्मॉल बिजनेसेस के लिए वो बोल देगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग चीज है. बिकॉज यू नो दे से जो आपके स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट है, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक स्पीच वेंट वायरल बाय एनवीडिया's फाउंडर. He said that if in 2024 I have to start a new business again after knowing what I have gone through, Nvidia is a business, right? You know that, right? One of the most successful businesses in today's time, ideally. Number one in the world, keeps on changing ऊपर नीचे depending upon the market cap, but very successful business. उसके फाउंडर ने क्या बोला, अगर 2024 में कोई मुझे बोले ना वापस बिजनेस शुरू करना है, विल यू स्टार्ट अ कंपनी लाइक एनवीडिया? ही सेड नो. इफ आई एम अवेयर कि लास्ट 15-20 साल में कितने अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं, इन लाइफ का कितना स्ट्रगल मैंने ऑब्जर्व किया है, शायद मुझे लगता है इट इज नॉट वर्थ इट. जस्ट इमेजिन द रिचेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप वाइज, उसका फाउंडर बोलता है शायद इट इज नॉट वर्थ इट. बिकॉज देयर इज वन साइड टू द वर्ल्ड. दे से पीपल एक्चुअली सेल. एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्टार्टअप हो गया, बिजनेस ओनरशिप हो गया, यू आर योर ओन बॉस, बट एक्चुअली यू आर नॉट योर ओन बॉस. यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर एवरीवन. बिकॉज व्हेन यू आर द बॉस, remember you have to take care of everything. There is no weekend off concept. And it's like they say आपका जो mental health है सबसे ज्यादा अपने आप में problematic situation में आता है when you run a business, and generally at a small scale, because at a small scale there are two sides. It's like a sword from both the sides. अगर आप किसी को हायर करोगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका खुद का प्रॉफिट कम होगा. तो हर डिसीजन लेने से पहले आप कॉस्ट बचाने का ट्राई करोगे, कॉस्ट बचाने का ट्राई करो तो सारा काम आपको करना पड़ेगा. तो बेसिकली दोनों साइड फंस जाते हो. आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जब तक बिजनेस एक रीजनेबल स्केल तक नहीं पहुंचता है, बिजनेस को चलाना और उस स्केल तक लेके जाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क माना जाता है. हम जेन्युइनली हम सक्सेसफुल स्टोरीज को बहुत बढ़िया से बात करते हैं, बिजनेस ने ये अचीव कर लिया, बट उसको अचीव करने में उस इंसान का अपना जिंदगी का कितना इंपॉर्टेंट टाइम चले गया होगा, ये बात हम कभी नहीं करते हैं. ये एक फैक्ट है. इसीलिए बोला जाता है स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए ये सब चीजें जो बहुत फैंसी साउंड कर रही है ना, वो अप्लाई करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है. एक्चुअली में आपका डेली का जो रूटीन है वो पूरा का पूरा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है. दे आर नॉट रॉन्ग व्हेन दे आर सेइंग इट्स अ लिमिटेशन, बट द ओनली प्रॉब्लम इज द एग्जांपल व्हाट दे हैव गिवन इज फनी. यार मेरे को वो थोड़ा एग्जांपल बिजनेस से कनेक्टेड नहीं लगा. स्टूडेंट लाइफ को चाहते हो, चलो ठीक है, ऑथर की कुछ समझ में आ जाए, बट अदर देन दैट एज अ बिजनेस ओनर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट फॉर एवरीवन. इट इज वेरी कॉस्टली. यू नीड गुड सेट ऑफ पीपल एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग. रिमेंबर, इट इज लाइक जस्ट इमेजिन मेरा जो काम है वो तो करना ही है, फिर मुझे यह भी सोचना है कि क्या नया करना है जो फेल नहीं होना चाहिए. फिर मुझे यह भी सोचना है कि क्या नया करना है जो और फेल नहीं होना चाहिए और अच्छा करना चाहिए. वो भी अपने में एडेड स्ट्रेस है. मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा आज जैसे एट दिस एज आपके लिए स्ट्रेस क्या होगा, सिलेबस बहुत सारा, 10 घंटे बैठना पड़ रहा है, बैठ के सुनना पड़ रहा है, वन वे कम्युनिकेशन है. ट्रस्ट मी, इसमें एटलीस्ट ऑप्शन है कि तुम बोर हो गए तो मतलब आंख खोल करके भी सो सकते हो. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तुम्हें टैलेंट है, वो थोड़े दिनों में आ जाएगा. एटलीस्ट ऑप्शन है. मेरे को एग्री कर रहे बच्चे हैं, मैं सोच सकता है सर, बट एज अ बिजनेस ओनर और व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, और जब तुम्हारे पे जिम्मेदारी हो, आप, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आप सो ही नहीं पाओगे. जब आप सोएंगे ना तो भी तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में वो स्ट्रेस रहेगा. It is going to be there, and if you are the owner, you know how much you will lose because of this particular decision and how much you will gain. तो आपके लिए वो डिसीजन लेना क्या हो जाएगा, बहुत एसेंशियल एंड ट्रिकी हो जाएगा. इसीलिए बोला जाता है इट्स नॉट फॉर एवरीवन एंड इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. इसीलिए जनरली ये चीज को सेल करना कि आपको बिजनेस ओनर ही बनना चाहिए वही बहुत बढ़िया है, कोई जरूरी नहीं है. आप बढ़िया से कॉर्पोरेट में काम करके भी पैसा कमा सकते हो. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. रिमेंबर, पीपल से यू आर अ कॉर्पोरेट स्लेव. इन बिजनेस यू आर स्लेव फॉर एवरीवन. It's subjective. You want to look and decide what you want to do on your own. हर किसी का कैपेबिलिटी अलग होता है. किसी का मल्टीटास्किंग बहुत बढ़िया फोर्टे होता है और किसी के लिए भी शायद बिल्कुल भी नहीं होता है. अकॉर्डिंगली आपने सोचना चाहिए. नोटबुक में जाइए, राइट डाउन. हम ये एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे फालतू के. बेसिक आपको एक डेफिनेशन, मीनिंग, लिमिटेशन, हेडिंग, पॉइंट, दैट्स इट. ओके, राइट डाउन. लिमिटेशन नंबर 2, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस. लिमिटेशन नंबर 2, strategic management is a costly process. डैश करके लिखिए. strategic management will require experts,
experts to perform experts to perform different analysis and to design experts to perform different analysis and to design appropriate strategies full stop. Therefore, for a small organization, full stop. Therefore, for a small organization, hiring these strategic planners, can be a costly process. मतलब हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है एनालिसिस करने के लिए, स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए। तो अगर एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को हायर करना एक कॉस्टली प्रोसेस हो सकता है। दिस बिकम्स वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऐसे टोटल 4 लिमिटेशन है, आज हमने 2 डिस्कस किए हैं। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। कल हम बच्चे भी दोनों लिमिटेशन डिस्कस करेंगे एंड कल प्रिपेयर्ड रहिएगा। इंपॉर्टेंस के बाद में आपको शायद एक एक होमवर्क क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, आर वी गुड? आई विल सी यू इन द इवनिंग। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव अ गुड टाइम।